सभी को नमस्कार। आज के इस सत्र में हम बिजनेस लॉ के अंतर्गत स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव पर विचार विमर्श करते हैं। व्यर्थ ठहराव वे होते हैं जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते। धारा 2G के अनुसार भारतीय अनुबंध अधिनियम में इसको परिभाषित किया गया है। ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय न हो व्यर्थ ठहराव कहलाता है। तो ऐसे कौन से ठहराव हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित किया गया है, इन्हें हम बिंदुवार देखेंगे। प्रथम है अयोग्य पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले ठहराव। ऐसे ठहराव जो अयोग्य पक्षकारों के द्वारा किए जाते हैं। अयोग्य पक्षकार कौन होते हैं? इनमें 3 तरह के पक्षकारों को अनुबंध करने के अयोग्य माना गया है। प्रथम है अवयस्क, अर्थात जिसने वयस्कता अभी प्राप्त नहीं की है। द्वितीय है जो अयोग्य होता है वह है अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, और तृतीय है राजनियम के द्वारा अयोग्य घोषित किया गया व्यक्ति। ये 3 तरह के पक्षकार राजनियम के द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित किए गए हैं, और यदि ये कोई ठहराव करते हैं तो वह अनुबंध में प्रवर्तित नहीं हो सकता, अर्थात व्यर्थ ठहराव कहलाता है इनके द्वारा किया जाने वाला ठहराव। दूसरा है तथ्य संबंधी गलती पर आधारित ठहराव। तथ्य संबंधी भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 20 इसे स्पष्ट करती है कि जब ठहराव के दोनों पक्षकार ठहराव के लिए आवश्यक तथ्य संबंधी गलती पर हों तो ऐसा ठहराव व्यर्थ होता है। तृतीय है विदेशी राजनियम संबंधी गलती के ठहराव, और चतुर्थ है अवैधानिक प्रतिफल एवं अवैधानिक उद्देश्य वाले ठहराव, अर्थात कोई ऐसा प्रतिफल जो राजनियम की दृष्टि से अवैधानिक है तो वह अनुबंध नहीं हो सकता। ऐसा ठहराव व्यर्थ घोषित माना जाता है। यदि ठहराव का उद्देश्य भी गलत है, जो राजनियम के द्वारा वर्जित है या राजनियम की व्यवस्थाओं को निष्फल करता है, यदि कपट में है इत्यादि, तो ऐसे अवैधानिक उद्देश्य वाले ठहराव भी व्यर्थ माने जाते हैं। तत्पश्चात इसमें आता है बिना प्रतिफल वाले ठहराव। नियम है कि किसी भी अनुबंध के लिए प्रतिफल आवश्यक होता है अपवादों को छोड़कर। अतः स्पष्ट है कि प्रतिफल रहित ठहराव व्यर्थ होते हैं। केवल अपवाद स्वरूप जिन्हें भारतीय अनुबंध अधिनियम मान्यता प्रदान करता है, जैसे दान के अनुबंध, एजेंसी के अनुबंध, निक्षेप के अनुबंध, तो अपवादों को छोड़कर शेष अनुबंधों में प्रतिफल का होना अनिवार्य होता है। विवाह में रुकावट डालने के ठहराव भी स्पष्ट रूप से व्यर्थ होते हैं। लेकिन यदि कोई अवयस्क है तो वैधानिक रूप से कार्रवाई की जा सकती है। इसी तरह से व्यापार में रुकावट डालने के ठहराव पूर्णतया व्यर्थ होते हैं। हाँ, यहाँ यह चीज़ या तथ्य ध्यान रखने की है कि यदि कानून के द्वारा कार्रवाई की जाती है तो कानूनी कार्रवाई व्यर्थ के अंतर्गत नहीं आती, लेकिन सामान्य स्थिति में कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को व्यापार करने से रोक नहीं सकता। तो इसी तरह से वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने के ठहराव, यदि कोई वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और दूसरा व्यक्ति उसे गैरकानूनी ढंग से रोकने का प्रयास करता है या ठहराव करता है, तो वैधानिक कार्यवाही में रुकावट डालने के ठहराव पूर्णतया व्यर्थ माने जाते हैं। इसी तरह से अनिश्चित अर्थ वाले ठहराव, ऐसे अर्थ या ऐसा कोई ठहराव जिसमें निश्चितता नहीं होती, वो व्यर्थ माना जाता है। यहाँ धारा 29 का उल्लेख आवश्यक है कि ऐसे ठहराव जिनका अर्थ निश्चित नहीं है अथवा निश्चित नहीं किया जा सकता व्यर्थ होते हैं। तो जरूरी है कि इसमें निश्चितता का गुण होना चाहिए।
इसी तरह से बाजी के ठहराव भी पूर्णतया व्यर्थ होते हैं। बाजी के ठहराव की प्रकृति इस तरह की होती है कि एक पक्षकार को लाभ और दूसरे पक्षकार को हानि या हार जिसे हम कहते हैं वो होती है। तो इस दृष्टि से वैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत ऐसे ठहराव समाज के हित में नहीं माने जाते और उन्हें व्यर्थ माना गया है। और हम देखते हैं तो असंभव कार्य करने के ठहराव भी पूर्णतः व्यर्थ माने जाते हैं। ऐसे कार्य जिनको किया जाना संभव नहीं होता, प्रारंभ से ही संभव नहीं होता, और कभी कभी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अनुबंध करने यानी निष्पादन से पहले जिनको किया जाना असंभव हो जाता है, तो वो भी पूर्णतः व्यर्थ घोषित ठहराव के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से भावी घटनाएं जो असंभव होती हैं उन पर आधारित कोई ठहराव किया जाए तो भी स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव के अंतर्गत आते हैं। तो स्पष्ट है कि अधिनियम में ऐसे कुछ ठहरावों को स्पष्टतः बताया गया है जो स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित होते हैं। व्यर्थ का अर्थ है ऐसे ठहराव जो राजनियम के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते। आज के लिए इतना ही, शेष आगामी अंक में। धन्यवाद।